हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव। नाजरीन, बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध के हालात भी दिन ब दिन बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान की हिट तकरीबन खत्म ही हो चुकी है, लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि बलूचिस्तान के बाद पाकिस्तान का जो दूसरा मकबूजा सूबा है सिंधु देश का, वहां पे भी पाकिस्तान की रेट जो है वो उस तरह से अब नहीं रही जिस तरह किसी जमाने में होती थी। जगह जगह लोगों ने जो है वो खंदके खोद के तो ट्रैफिक का रास्ता रोका है। जगह जगह लोगों ने रेलगाड़ी की पटरियों पर धरने देकर रेल का रास्ता रोक दिया है। पंजाब के साथ इस वक्त सिंध का जमीनी रास्ता मुनकता हो चुका है। लाखों की तादाद में गाड़ियां और ट्राले जो है वो फंस गए हैं दोनों तरफ। इस तरह से कराची पोर्ट और दूसरे इलाकों से जो सामान पंजाब जाता है वो सामान अब नहीं पहुंच पा रहा, वो सामान रुक गया। इसके अलावा वो लोग जो अपने ट्रांसपोर्ट को साइड से लेके जाना चाहते हैं, देहाती इलाकों से लेके जाना चाहते हैं, वहां पे भी देहात के लोगों ने नाकाबंदियां कर दी हैं और सिंध के ना अंदर कोई गाड़ी आ रही है और ना सिंध से बाहर कोई गाड़ी जा रही है। इसके अलावा आज की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए मेरे साथ जो है वो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के रहनुमा हैं कामरान जतोई साहब, जिनको आप पहले भी मेरे शो पे देख चुके हैं। वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि सिंध में इस वक्त क्या हो रहा है। जी, बहुत स्वागत है आपका। जय सिंध, जय जीएम सैयद, कैसे हैं आप? मेहरबानी आपकी जीएसएन जीएसआईएम जीएन सैयद, और आपकी बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने के लिए और हमारे आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। यूर मोस्ट वेलकम सर, यूर मोस्ट वेलकम। आपके पास इस वक्त ताजा तरीन जो है इतला सिंध के हवाले से, वो हमारे दर्शकों के साथ प्लीज आप शेयर करें प्लीज। ताज़ा तरीन हालात ये है कि जो धरने के रहनुमा वहाँ पे धरने को लीड कर रहे हैं, उन्होंने अब रेलवे ट्रैक्स को बंद करने का ऐलान किया है। और उसके बाद जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने एक अल्टीमेट दिया है 36 से 72 घंटे का। और अगर उनके मुतालबे ना माने गए, जो के मुतालबे हैं एक इलीगल कैनाल कंस्ट्रक्शन के और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड फोर्सेस की जो उन्होंने ज़मीन के ऊपर, सिंध की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया है कारपोरेट फार्मिंग के नाम के ऊपर। तो ये अगर उन्होंने मुतालबे वापस ना लिए तो सिविल नाफरमानी, या जिसको हम बायकॉट कहते हैं, तो मूवमेंट चल सकती है। और डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि अगर ये उन्होंने हमारा अल्टीमेट तक जो है वो नहीं किया तो हम ऑफिसेज़, अपने जो अस्पताल हैं, वो छोड़ देंगे। टीचर्स एसोसिएशन ने भी हिमायत की है और उन्होंने भी अल्टीमेट दिया है कि हम स्कूल कॉलेजेस छोड़ देंगे जाना, अगर आपने मज़ीद जो है वो 72 घंटों में हमारे मुतालबे जो है वो पूरे नहीं किए। उसके बाद जो वकला रहनुमा हैं, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट, जो अब के पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, जो प्रो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको अल्टीमेट दिया है कि अगर आपने मरकज़ी हुकूमत से अपना ताल्लुक़ ख़त्म ना किया, या मरकज़ी हुकूमत से आपने अलहदगी का जो है वो वोट बैक ना किया, तो हम आपके खिलाफ जो है वो एहतजाज में शामिल हो जाएँगे और हम ये समझेंगे कि आप इन कैनाल की कंस्ट्रक्शन और कारपोरेट फार्मिंग में रियासत के साथ जो है वो मिले मिले हुए हैं। तो अब तक की जो सूरत-ए-हाल ये है, और अवामी जो प्रेशर है वो जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है, वैसे-वैसे अवामी प्रेशर्स जो हैं वो जो है एक गुस्से में तब्दील होते जा रहे हैं। लोग जबकि गाड़ियाँ जब बंद हो गई हैं, तो लोग अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी के ऊपर उस धरने में जा रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं। और जो है 1-2 सीन तो ऐसे भी थे कि जो मदर्स थी, फीमेल्स थी, उन नौजवानों की, वो उन धरने में पहुँची हैं और उन्हें 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 उनसे वादा लिया है कि जब तक आप अपने मकासद में पूरे नहीं होते, उन बच्चों से वादा लिया है, बेटों से वादा किया है कि जब तक आप अपने मकासद में पूरे नहीं होते, तब तक आपको घर वापस नहीं आना। तो इस वक़्त अवामी गुस्सा, अवामी जो सदियों से एक गुलामी का करोध था,
वो अभी मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो एक पीक पर वो एक हद तक पहुंच चुका है। और हम इस उम्मीद में हैं, और हम इस उसमें हैं कि ये जो है वो बिल्कुल इस 7 करोड़ सिंधियों को एक एक अपनी मंजिल की तरफ, एक आज़ाद वतन की तरफ ज़रूर जो है वो लीड करेगा। एक आजाद वतन की तरफ ये तहरीक जाने की आपकी इच्छा है। और इसमें अब ये मुझे बताएं कि फौज के बारे में भी सुनने में आ रहा था कि कई जगहों पर फौज जो है वो शायद तैनात की जाएगी। तो इसमें आपकी क्या इत्तला है कि क्या फौज को या सिक्योरिटी एजेंसियों को डिप्लॉय किया जा रहा है? अ, फौज, जबकि रियासत को पता है कि उन्होंने अपने बलूचिस्तान से अपने फुटप्रिंट्स उनके ख़त्म हो गए हैं, और उनका केपीके भी उनके साथ जो है वो हथियारबंद जद्दोजहद कर रहा है। तो जो है वो फ़ौज को सिंधी वाटर्स ज़रूर चाहिए। पंजाबी जो कारोबारी है, पंजाबी जो सरमाएदार है, ये असल में फ़ौज उसके प्रोटेक्शन के लिए है। जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है, ये पंजाबी कारपोरेट, जो पंजाबी सरमाएदार है, कैपिटलिस्ट है पंजाबी, ये उसकी प्रोटेक्शन में है। तो पंजाबी कैपिटलिस्ट को, पंजाबी बिज़नेसमैन को सिंध का समुंदर किसी भी हालत में चाहिए। उसके लिए ये इन्होंने धरने से क्या, इसने शुरुआत में बांग्लादेश के बाद ही इन्होंने सिंध के चप्पे-चप्पे में छावनियाँ बनाना शुरू की थी। आप जब सिंध की ज्योग्राफी देखेंगे, तो आप जैसे ही सिंध में एंटर होंगे, तो सबसे पहली जो छावनी है वो पनवाकिल छावनी है, जो मेरे ख्याल में एशिया की सबसे बड़ी छावनी है। आप थोड़ा आगे जाएँगे, तो एक छावनी आपको नवाबशाह में मिलेगी, सिर्फ़ ही जो है वो चंद 50-100 किलोमीटर के ऊपर। फिर आपको एक छावनी बदीन में मिलेगी, फिर आपको एक छावनी जो है वो दादू में मिलेगी, फिर आपको छावनी मोरो में मिलेगी, फिर आपको छावनी जो है वो कराची में मिलेगी। कराची में 3 से 4 आपको जो है वो फ़ौजी छावनियाँ, कैंटोनमेंट मिलेंगी। तो उन्होंने सिंध के ऊपर, क्योंकि सिंध जो है वो एक मासेज़ है, उसमें उसमें अवाम उसमें पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन एरिया है सिंध। तो वो एक अगर उसमें बगावत आ गई, तो वो अवामी बगावत हो जाएगी। तो द ह्यूमन रिसोर्स उसके पास बहुत है। तो उनको कुचलने के लिए इन फ्यूचर उन्होंने सारे सिंध के चप्पे-चप्पे में छावनियाँ बना दी हैं। और उसके बाद जो स्ट्रैटेजिक सिंध की पॉइंट्स हैं, जैसे कि थर का रेगिस्तान है, जो बॉर्डर जो है वो हिंदुस्तान से हमारा बॉर्डर लगता है, और जो बॉर्डर हमारा आज़ाद बलूचिस्तान से लगता है। तो इन दोनों दोनों तरफ से इन्होंने छोर कैंट, पनवाकिल कैंट, और उसके बाद इन्होंने ठट्ठा में कैंट, तो इस सारे बॉर्डर से इन्होंने हर ज़िले में कैंट बना दिए, गोटकी कैंट। और इधर इन इन ये ज़मीनें कारपोरेट के नाम के ऊपर, जो आज़ाद बलूचिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता है, तो इन सारे एरिया में खीरथर से लेकर शहदाद कोट तक, जैकाबाद तक, ये सारे ही जो है वो छावनियाँ बना के फ़ौज उन्होंने पहले से ही रखी हुई है कि इन फ्यूचर अगर जो है वो किसी कोई कोई हद हद हो जाए, तो हम पहले से ही वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि उस फ़ौज को, ये बड़ी हमारी फ़तह है, ये बड़ी हमारी फ़तह है कि उस फ़ौज की डिप्लॉय को, उस फ़ौज के होने को सिंधी लोगों ने दिल से अब तक कबूल नहीं किया। और ये इस बात का सबूत है कि जब 14 अगस्त होता है, तो कराची के कुछ इलाकों में, क्योंकि उर्दू स्पीकर्स आई उस बिना पर थे कि पाकिस्तान बनेगा, वहाँ पे तराने चलते हैं, झंडे लगते हैं। वो हम सिंध में कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की मिट्टी ने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा। तो ये फ़ौज इनकी, हाँ, फ़ौज इनकी जो है वो बहुत सारे अरसे से डिप्लॉय की हुई है, और ये जो बुबरलो बाईपास है, ये उनकी कैंटोनमेंट से, जहाँ पे अभी मेन धरना लगा हुआ है, वो कोई आधे घंटे की ड्राइव है, कोई इतना दूर नहीं है। और वो दूसरा जो हैदराबाद भी है, हैदराबाद कैंट है, तो उसके भी आधे घंटे की ड्राइव है। तो ये कैंट स्टेशन के बिल्कुल दरवाज़ों के ऊपर जो है वो इन्होंने धरने दिए हुए हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो हमारा ख़्याल है कि इन्होंने मरकज़ी हुकूमत ने, फ़ेडरेशन ने, फ़ौज ने सिंध हुकूमत और पुलिस के ऊपर दबाव लगाया कि आप इन धरने को ख़त्म करें, आप इन धरने के ऊपर हमले करें, लोगों को गिरफ़्तार करें।
लेकिन जबकि पुलिस में सिंधी ऑफिसर हैं, लोकल पुलिस है, सिंधी ऑफिसर्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया है कि हम जो है वो इन धरनों के जो है वो उनको नहीं ख़त्म करेंगे और हम इन धरनों की रुकावट नहीं करेंगे। एक 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 एसएसपी है, उसकी उसकी वॉइस रिकॉर्ड जो है वो बहुत कॉमन वायरल हुई है कि वो अपने एसएचओज़ को रोक रहा है कि भाई आपका कुछ भी ना जाए, आप धरने वालों को, करने वालों को कभी। तो हमारे हमारे दोस्तों का कुछ ख़्याल है कि पाकिस्तान फ़ोर्सेस ने पुलिस को दिया, तो उन्होंने जो है वो उस धरने मना कर दिया है धरने वालों की रेज़िस्ट करने से। तो उनको पता है कि अगर हम रेंजर्स या फ़ौज डिप्लॉय करेंगे या वो डायरेक्ट इन धरने वालों के ऊपर, लगाने वालों के ऊपर अटैक करेगा, तो ये जो मसला है, ये मसला ख़त्म नहीं होगा और उनके गले में पड़ेगा और वो जो गले में पड़ेगा तो फिर उसका उनका ज़रूर साँस घुटेगा और साँस घुटेगा तो जो है वो ऐसे एक्सीडेंट्स में बहुत सारे ममालिक जो है दुनिया के नक्शे तब्दील भी हो जाते हैं, हमने दुनिया में देखा हुआ है। जैसे आलमी जंग लगी थी तो हिंदुस्तान बना था और जैसे भी आलमी इंसिडेंट होते हैं या अंदरूनी मुल्कों में इंसिडेंट होते हैं तो दुनिया के नक्शे तब्दील हो जाते हैं। तो हम पुरुम्मीद हैं कि हम अपनी शनाख्त से और अपनी आज़ादी के मुतालबों से कभी भी जो है वो हाथ नहीं हटाएँगे। अच्छा, इस वक़्त हमारे साथ तकरीबन 100 लोग जुड़े हुए हैं लाइव। मैं कोशिश दरख़्वास्त करूँगा कि प्लीज़ बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें और जॉइन भी करें हमें, और इसके अलावा सुपर चैट और सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है सिंध में, हमने जैसा आपने बताया कि वो कुछ पुलिस और रेंजर के लोग भी शायद वो डरे हुए हैं, तो वो तसादम नहीं चाह रहे इस वक़्त क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन कई जगह पे हमने ये भी देखा है कि पुलिस वाले जो है वो ऐसे विक्ट्री का निशान बनाया है उन्होंने। जो सिंधु देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ऐसे-ऐसे करके उन्होंने निशान भी दिखाया। तो क्या सिंध की जो पुलिस है, इसके अंदर मकामी लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है? और अगर ऐसा है तो आप क्या समझते हैं कि सिंध पुलिस में तक़सीम हो सकती है इस क्रूशियल मसले को देखकर? क्योंकि सिंध के बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं, वो देहात से आते हैं। जी, सिंध पुलिस जो है वो मुकम्मल तकरीबन लोकल पुलिस है और सिंध का बच्चा-बच्चा, सिंध के परिंदे, सिंध की हवाएँ, सिंध के दरख्त, पुलिस तो और की बात है, सिंध के बूटे सिंध के जीत जो छोटे-छोटे जानवर होते हैं, जो बिल्लियाँ होती हैं, कुत्ते होते हैं, जो हम पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, इन सबको पता है कि सिंध की जो तबाही का सबब है, वो फ़क़त ये सबब है कि पंजाब हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं, वो फ़ौज के ज़रिए उठा के ले जा रहा है। तो जब भी ऐसा मौका होता है, तो ना सिर्फ़ पुलिस, हर इदारा, हर एक सिंध की चीज़ महसूस करना शुरू करती है। जब भी ऐसे मौके होते हैं, जब आपकी याद में होगा जब उन्होंने बेनज़ीर को शहीद किया था, बेनज़ीर को रावलपिंडी में गोली लगाई थी। हालाँकि बेनज़ीर की पार्टी ने कभी भी सिंधु देश की डिमांड नहीं की। लेकिन जब बेनज़ीर को गोली लगी थी, जब बेनज़ीर को दफना रहे थे, तो ऊपर से नारे लग रहे थे, न खपे, पाकिस्तान न खपे। द थिंग इज़ दैट ये जब भी ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो सिंध की हर एक चीज़ पंजाब से अलग होना चाहती है। लेकिन कुछ बैनुल-अक़वामी हमारी कमज़ोरियाँ हैं कि हमें हमें लाइक वी डोंट हैव इंटरनेशनल हैंड्स विद अस कि हम उस तहरीक में जुनून ला सकें, उन तहरीक को वो जो है वो एक एक हैंड दे सकें, एक हेल्पिंग हैंड हो सके। जो सिंध की पुलिस का मामला है, तो वो मैंने आपको बताया कि वो वहाँ की आबाई पुलिस है। हमारे कुछ रिसोर्सेज़ का कहना है, जो हमसे जो कनेक्ट हैं कि पुलिस को कहा गया है कि आप जो पहले कहा गया, उनके ऊपर प्रेशराइज़ किया गया कि आप रोड रोड बंद किए हुए रोड खुलवाएँ और इनको गिरफ्तार करें। तो उन्होंने लोकल पुलिस ने मना कर दिया है कि हम इस ठीक हो गया। मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो हमारे बच्चे भी हैं क्योंकि ये जो तहरीक है हुँ, हुँ। ये तहरीक सिर्फ़ एक पढ़े-लिखे क्लास की तहरीक नहीं है, ये तहरीक अब शादियों में चली गई है। वो जो जिसको हम घोट कहते हैं सिंधी में जो
जो एक उसको जो लड़का होता है शादी में मेन कैरेक्टर होता है, वो बोल रहा है कि जब तक ये मुतालबे पूरे नहीं होंगे तब तक मैं निकाह में नहीं बैठूँगा। लड़की बोल रही है लड़के को जब तक जो है वो तुम पहले निकाह बाद में करेंगे, सुहागरात बाद में मनाएँगे, पहले तुम जाओ धरने में जाकर वो अटेंडेंस लगा के आओ, कि कल कोई ऐसा ना हो हमारे बच्चे कहें कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो जब जब सारी ठीक सिंध है। एक तरफ थी तो आपके पेरेंट्स शादी कर रहे थे। तो तो पुलिस जो पुलिस का ये मामला तो है वो लोकल है और वो जी, धरने लगाने वालों के साथ है। जी। पुलिस धरने लगाने वालों के साथ है। शादी वाले जोड़े सुहागरात नहीं मना रहे, वो कह रहे हैं पहले धरने में हाजिरी दे के आओ। हमारे साथ दो और बड़े महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ रहे हैं। एक हैं बशीर नवीद साहब, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल हांगकांग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। और दूसरे हमारे साथ इंडिया के एक बड़े ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तजिया निगार हैं, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री तजिया निगार मेजर समरतूस साहब, वो भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। बसीर साहब, आप बता रहे थे, आपका बहुत वेलकम है, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। आप कल ये बता रहे थे कि भाई सिंध में तो अब शादियों ब्याहों में ये गाने गाए जाते हैं इनकलाबी और सिंध की आजादी के हवाले से। तो अब ये हमारे साथ कामरान जतोई साहब वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस से जुड़े हैं, ये कह रहे हैं कि वो तो निकाह नहीं कर रहे, लोग एक दूसरे के साथ निकाह में नहीं बैठ रहे जब तक वो धरने से होके ना आए, सुहागरात नहीं मनाई जा रही जब तक वो धरने से ना होके आए। क्या कहेंगे सर? हाँ, एक वाकया तो ऐसा हुआ है, कामरान साहब सही कह रहे हैं। मेरे मुशाहिदे में आया है या देखा है मैंने एक ऐसा वाकया, जिसमें वाक़ई में दूल्हे को शिरकत करना पड़ी थी धरने में, जाकर हाज़िरी लगा कर आए। और ये वहाँ पे आम तौर से यही कहा जा रहा है कि भई पहले जो है वो मतलब एक फिर एक रिवायत सी बन गई है या एहतिजाज का एक तरीका है कि लोग ये समझते हैं कि भई धरना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी निजी ज़िंदगी के मामलात से। क्योंकि ये ज़ाहिर-सी बात है, पानी का मसला है और पानी जो है वो ज़िंदगी का मसला है। तो इन लोगों को जो फ़ौजी हैं उन्हें इससे क्या ग़र्ज़ है साहब, कि कोई प्यासा मरे या भूखा मरे। तो अब तो लगता है कि जैसे वो एक सिंध के अंदर एक और करबला सजाने वाले हैं कि लोगों का पानी बंद कर देंगे। ये किसी करबला से कम नहीं है और ये वाक़ई में बतदरीज पानी पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इस तरह से चलता है, लेकिन लोगों को अभी शायद ये शिकायत है कि उर्दू बोलने वाले नहीं शामिल हो रहे हैं। हो तो गए, लेकिन हम चूँकि उस अरसे से उस ऐनक से देखते हैं जिसमें एमक्यूएम ही उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा जमात है, जबकि ऐसी बिल्कुल नहीं रही है। और आप देखें कि इनके जितने वोटर्स थे वो तहरीक-ए-इंसाफ घसीट के ले गई थी, तो वही जो हैं वोटर्स अब तहरीक-ए-इंसाफ में होने की वजह से वो पानी के नामयस्सर होने के खिलाफ या नहरें निकालने के खिलाफ वो मुज़ाहिरों में शामिल हैं। हर जगह आपको वो शामिल होते हुए नज़र आएँगे पीटीआई के लोग जो उर्दू बोलने वाले हैं और सिंधी बोलने वाले। तो ये तो इनका ये प्रोपेगेंडा जो है कि जो स्टेट चाहती है, स्टेट बिल्कुल यही चाहती है और उसका मकसद भी ये था एमक्यूएम कायम करने का कि सिंध को डिवाइड रखो। और वो किसी हद तक कामयाब भी रहे कि सिंध में 2 लिसानी डिवीज़न हो गए। लेकिन अब जो है ये मामला बहुत ही ऐसा आ गया कि लोगों की बक़ा का मसला है। तो सारे ही लोग इसमें शामिल हैं और अपने एहतजाज के अपने-अपने अंदाज़ अपनाए हुए हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहतजाज करता है, कोई मीटिंग्स करके, कोई सड़कों पे निकल के। सारे लोग जो हैं वो इस पानी के कमी के ऊपर या पानी छीने जाने पर वो एहतजाज कर रहे हैं। और फिर ये भी आम बात है और ये रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है कि शादी-ब्याह में वो अपने ये गाने गाते हैं, पंजाब तोसां झेड़ो आ, ज़रदारी तोसां झेड़ो आ। तो अब ज़रदारी के खिलाफ भी या पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जो मूवमेंट पानी के मसले पे चल रही है, वो ये कि अब तक के सिंध का ये था ना कि साहब भुट्टो का कर्जा उतारना है।
तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो का कर्जा तो उतार दिया और कह दिया कि उनका जुडिशियल मर्डर हुआ है। तो इसके बाद से सिंध के अवाम अब समझते हैं कि अब हम पे उतनी कोई वो नहीं है जिम्मेदारी कि हम इस तरह पीपल्स पार्टी का साथ देते रहें। तो वो सारे जी जी। लोग भी आ गए हैं, तो अब जरदारी के लिए हर जुलूस और हर मुजाहरे में नारे लगते हैं और बिलावल के लिए लगते हैं। अजीब-अजीब नौइयत के गाने बनते हैं और ढोल की थाप पे, और आप ये देखें कि जो मुज़ाहरा करने वाली ख़वातीन होती हैं, वो सड़कों पे भी ये गाने गा रही होती हैं और डांस कर रहे होते हैं, जो उनका एक टिपिकल अंदाज़ का डांस है। तो वो कर रहे होते हैं ज़रदारी तोसा झेड़ोआ पंजाब तो। अब तो बाकायदा फ़ौज तोसा झेड़ोआ का भी वो कहते रहते हैं। फ़ौज इसका के मतलब जरा हमारे दर्शकों को समझा दें जो सिंधी नहीं समझते जुबान, इसका नारे का मतलब क्या है? जी, पंजाब तुझसे झगड़ा है, ज़रदारी तुझसे झगड़ा है। यानी पूरा नारा ये है कि पानी के मसले पे तुझसे झगड़ा है। अब हम्म। हुआ ये कि फ़ौज ने बहुत खूबसूरती के साथ इस सारे मामले को सियासतदानों की तरफ मोड़ दिया है, और वो अब बीच में से अपना निकलना चाह रही है कि उसको गालियाँ ना पड़े। तो वो जुलूसों में जाते हैं, ऐसे नरमी का इज़हार करते हैं जैसे उन्हें सिंधियों से ज़्यादा कोई और अज़ीज़ नहीं है। एक्टिंग, ड्रामे, बदमाश। तो वो जो हैं वो बीच में से निकल के वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं सियासतदानों को इसमें लपेट के बदनाम कराएँ कि पानी हम नहीं रोक रहे हैं, ये इनका काम है। और इसी हम्म। वजह से खामोश, इसमें इनका इतना बड़ा है, जैसे हमारे ज़रदारी हैं, आसिफ ज़रदारी, ये प्रेज़िडेंट है और ये कहते हैं मैंने कंसेंट नहीं दी। जबकि उनकी कंसेंट है शामिल, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस से अभी तक तरदीद नहीं आई है इस बात की कि जरदारी ने इसको मंजूर कर लिया है। अभी तक इस बात की तरदीद नहीं की है, क्योंकि जो तरदीद करता है वो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, और मिलिट्री सेक्रेटरी ने अभी तक के कोई ऐसा बयान नहीं निकाला कि साहब जरदारी ने हामी भरी थी और दस्तखत नहीं किया था। इसका मतलब है उन्होंने किया है, और प्रेसिडेंट हाउस से अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। तो ये अब वो पूरे मामले को, मलबे को फ़ौज निकाल के अपने दूसरे लोगों पे डालना चाहती है। लेकिन सिंध के अवाम को, पंजाब के अवाम सबको पता है कि फ़ौज इसमें बराह रास्त मुलव्वस है, और फ़ौज ही इस 6 कैनालों को तामीर करना चाहती है। थैंक यू सर, ज़्यादा बोल दिया मैंने। अच्छा, समरतू साहब आप हमारे साथ जुड़े हैं? यस सर। अच्छा, समरतू साहब, आपसे ये सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान की ज़ाहिर रिट खत्म हो चुकी है तकरीबन, अब सिंध में भी 4 दिन से पाकिस्तान की रिट जो है उसको चैलेंज किया गया है, और पाकिस्तान के जो रियासत है, इससे जो इसके इदारे जैसे फौज है, पुलिस है, रेंजर है, इनसे तो ये मास कंट्रोल नहीं हो रहा, और वो डर भी रहे हैं कि अगर रेंजर ने गोली चला दी या पुलिस से उन्होंने गोली चलवा दी या फौज डायरेक्टली आ गई, तो ये एक बहुत बड़ा मास स्केल पे आर्म्ड रिवोल्ट की तरफ चला जाएगा। इसको सैबोटाज करने के लिए क्या पाकिस्तान अपनी नॉन स्टेट एक्टर्स प्रॉक्सीज, खासतौर पे मजहबी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर सकता है बलूचिस्तान और सिंध में, इसको डाइवर्ट करने के लिए, इनको क्रश करने के लिए, या इनको तितर-बितर करने के लिए? देखें अमजद जी, फर्स्ट लेट मी, मैं ये बताना चाहता हूँ पहले सभी दर्शकों को कि पाकिस्तान का जो आज मास्टर स्ट्रोक हमें पता चला है वो ये है कि उन्होंने अमरीकियों को रेयर अर्थ मेटल्स दिलवाने के लिए उनसे अग्रीमेंट की बिहाइंड क्लोज डोर्स। दैट इज एक मेन कारण यही है कि बागराम एयरबेस को ऑक्यूपाई किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, अब प्राइवेट माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनियां यूएस की बलूचिस्तान में एंटर करने वाली हैं, और वहां पे फिर जाहिर सी बात है कि अंडर यूएस मिलिट्री प्रोटेक्शन वहां पे माइनिंग शुरू होगी, और बलूचिस्तान की आजादी की मूवमेंट को एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये।
एंड इसी को मन में रखते हुए इंडिया इज नॉट हैप्पी। भारत में ये बहुत ही आज काफी गुस्से वाला माहौल है। एंड जेडी वैंस आए हुए हैं आज इंडिया की विजिट पे, और मुझे लग रहा है कि खासकर ईरान को लेके इंडिया ने अपना एक फर्म स्टैंड लिया हुआ है कि आप ईरान को हाथ ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो किसी का सगा नहीं है, और वो अपने मतलब के लिए अपने पड़ोसी या अपने जिगरी यार या सके भाई बहन को भी बेचने को तैयार रहता है। तो फर्स्टली अमेरिकन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। डिस्पाइट हैविंग गुड कनेक्शंस विद अमेरिकन्स, एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि जब मेरी लड़ाई किसी के साथ होगी, आई कैन नॉट बैंक अपॉन अमेरिकन्स, वो नहीं मौजूद होंगे। जो एकदम सेम जो यूक्रेन के साथ हुआ है। अब यूक्रेन के साथ इन्होंने क्या ऑफर रखा टेबल पे कि आप हमें अपनी माइनिंग और रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सेस दें और पीस टॉक आगे बढ़े। यूक्रेन उसके लिए तैयार है, पर पीस टॉक के लिए तैयार नहीं है। तो एज अ रिजल्ट परसों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई विल पास इट टू पुतिन की जो करना है करे। तो बेसिकली अमेरिका का एक चीज माइंडसेट सही है कि इट इज इधर माय वे और द हाईवे, मतलब जैसे या तैसे अमेरिका को अपने तरीके से चलना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, चाइना की प्रेजेंस की इनसिक्योरिटी। अब चाइना की प्रेजेंस ये बलूचिस्तान में, यस बलूचिस्तान चल रहा है, और अफगानिस्तान में जो माइनिंग कंपनीज के चाइनीज को बल्क में मिल रहे थे। तीसरा फ्लैश पॉइंट था पनामा कनाल, जहां पे 90% कॉन्ट्रैक्ट दोबारा चाइनीज कंपनीज को मिल रहे थे। तो यूएस को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि भाई हाउ कम चाइना की प्रेजेंस एवरीवेयर, सारे कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को। और मैं एक आपको बताता हूं कि जब मैं यूएन मिशन में था साउथ सुडान है, सभी रोड के कॉन्ट्रैक्ट और पोर्ट बनाने के कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिले हुए थे। और हमें इस बात का तब पता लगा जब वहां पे ह्यूमन राइट कंप्लेंट हुई। वहां पे काफी चाइनीज लेबर्स ने वहां की लोकल लेडीज को इम्प्रेग्नेट कर दिया था, और बाद में पता चला कि चाइनीज लेबर्स ने साउथ की जो वहां पे आसपास के विलेजेस और लोकेलिटी की लेडीज उनको इम्प्रेग्नेट करके ये फिर अदला बदली, ये आधे चाइना जा रहे थे, आधे वापस आ रहे थे, और रिप्लेसमेंट चल रही थी। तो ये लेडीज यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट पहुंची और बोला कि हमारे साथ वह रेप हुए हैं, हमारे साथ बलात्कार हुए हैं, ये बारी बारी बदली कर करके आते रहते थे, है ना, अपने ऑफ आवर्स से। एंड एज अ रिजल्ट दे वर आस्किंग फॉर कॉम्पनसेशन एंड चाइल्ड सपोर्ट। और चाइना, और इसी दौरान जब सिविल वॉर लगा तो चाइना अपनी सारी लोकेशंस विद इक्विपमेंट छोड़ के गायब हो गया। और अब जब माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो वो अब वापस आ गए हैं। तो ये हालत है आज की तारीख में जो फॉरेन लैंड नहीं, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि जेडी वैंस साहब हिंदुस्तान पहुंच गए हैं, वो ठीक है, लेकिन हम कोशिश ये समझने की कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त उथल पुथल हो रही है, दो सूबे उनके हाथ से निकल रहे, सिंध और बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान वही बात है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो सिंध में ये बहुत ही ज्यादा केयरफुल नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी रियासत। कोई ऐसा एक्शन लेने पे वो वेट एंड सी की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि शायद ये मूवमेंट थक जाए, जैसा अभी बसीर भाई फरमा रहे थे कि वो अब इसको सियासतदानों पे डालना चाहते हैं, खुद वो पतली गली से निकलना चाहते हैं। ये सारी चीजें हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान की रियासत डायरेक्टली इसको क्रश करने की हिम्मत नहीं रखती, या वो बहुत ही ज्यादा रिस्की समझती है इसको, क्या वो सिंध और बलूचिस्तान में आईएसआईएस, खुरासान और दूसरे जो हैं इस्लामिक प्रॉक्सीज पाकिस्तान की, उनको उतार सकता है, उनको इस्तेमाल कर सकता है?
सर देखें, इनका तो इस्तेमाल 101% अब होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकियों ने अभी एंट्री की है, आपको क्या लगता है कि आईएसआई दोबारा डबल गेम नहीं खेलने वाली? ओसामा बिन लादेन को तो इतने सालों इन्होंने पाल के रखा है ना, एबटाबाद में, और कानो कान खबर नहीं होने दी, और गलत इंफॉर्मेशन पास होती थी अमरीकियों को, और अमरीकी के जितने भी सिपाही हैं मारे जाते थे। अमेरिका चुप रहा। अब अमेरिका को गेम पता लग गया। मैं तो अमेरिका के ऊपर हैरान हूं कि उन्होंने ये फेंकी हुई हड्डी आसिफ मुनीर की कैसे पकड़ ली। नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान आर्मी ने ये हरकत इसलिए की है क्योंकि वो जानता था, मतलब उनके बस की नहीं है कि वो ये मूवमेंट, मल्टीपल मूवमेंट्स और मल्टीपल फ्रंट्स पे कुछ काबू करे। तो बलूचिस्तान का तो इन्होंने पूरा मुद्दा ही खत्म कर दिया अमेरिकन को इनवाइट करके कि आप इधर आ जाए, माइनिंग करें। अब प्रॉब्लम क्या होगी, पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ने वाला है चाइना से कि भाई वी डू नॉट वांट अमेरिकन प्रेजेंस, तुमने इनको क्यों बुलाया। तो देखिए, अब इट विल बी अ वेरी टाइट रोप कि पाकिस्तान को अब चाइना को भी सेटिस्फाई करना है, एंड इट इज ऑलरेडी गोइंग टू बेड विद अमेरिकन। तो पाकिस्तान विल बी सैंडविच्ड, नंबर एक। नंबर दो, अपने आप को एक साफ और फेयर इमेज प्रोजेक्शन के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होंगे। प्लीज मार्क माय वर्ड्स कि इन्होंने खुद की क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस पे कुछ ना कुछ इन्होंने वारदात करवानी है, एंड दे विल गेट अ अटैक डन ऑन देयर ओन इंस्टॉलेशंस, ताकि पूरी पब्लिक सिंपैथी और सपोर्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास आए, और वहां से अमेरिका दावा कर दे कि भाई देखो, तुम पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, अब हम अपने ड्रोन यूज करेंगे टेररिस्टों को मिटाने के लिए। और अमेरिका किसका सहारा लेगा? आइसिस खैरसॉन को मिटाने के लिए वो फिर बलूचिस्तान में भी हमले करेगा टू क्लीन द, मतलब इट्स ओन एनवायरनमेंट। एंड बेसिकली अब इतनी गंदी खिचड़ी मचने वाली है कि अब मुझे लगता है कि एक्चुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान अब शुरू होगा, बिकॉज इन्होंने बहुत ही गलत, इन्होंने क्या किया है कि जलती हुई आग में ये तेल को ले आए हैं। लीजिए साहब, अमेरिका को और बुरा कहिए, इनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब बरसीर साहब, आपने सुनी है मेजर साहब की बात। आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? क्या अमेरिका जो बलूचिस्तान में माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कर रहा है, इससे इस खित्ते में अमेरिका का जो अमल दखल है वो बलोच आजादी पसंदों और सिंध के मजामतकारों के लिए एक खतरे की घंटी है? ये तो ऐसे मैं कह नहीं सकता, लेकिन खतरे की घंटी तो वैसे ही पाकिस्तान गवर्नमेंट है, और तो अब ये अमेरिका को देंगे तो कुछ ना कुछ अमेरिका में ये है कि वो कुछ स्टेक होल्डर से जरूर राब्ता करेगा, जबकि दूसरी तरफ ऐसी कोई बात नहीं होती कि वो स्टेक होल्डर से करे, वो अपना रूट बनाते हैं। लेकिन अमेरिका स्टेक होल्डर से बात करेगा। अब ये देखना है कि वो किस तरह से करता है। स्टेक होल्डर तो PLA DLF है और हाँ, तस्करी तंजीमें। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल इनसे, क्योंकि तो उसे आप समझते हैं कि उनके साथ अमेरिका डील करेगा चाइना के खिलाफ, बिल्कुल डील करेगा। जैसे जापान के खिलाफ अमेरिकन ने मौजो तुम के साथ डील की थी येनान में और उनकी फौज को ट्रेनिंग दी थी। जी जी जी, फिर बाद में खुद ही लड़ पड़े थे। लेकिन ये डील तो करेगा, और अच्छा। डील इसलिए करेगा कि अमेरिका को वहां से बहुत कुछ बेनिफिट लेना है, यानी जो मिनरल्स का सिलसिला है, या गोल्ड का है या कॉपर का है, इसके लिए जरूर ये खास तौर से लिथियम वगैरह वहां पर है, तो अमेरिका जरूर बात करेगा, और उसके बगैर नहीं, कुछ ना कुछ वो नुमाइंदों से करेंगे जरूर, या पॉलिटिशियंस जो हैं बलूचिस्तान के, उनसे बिल्कुल करेगा। ये इम्कानात तो हैं, ठीक है। लेकिन चाइना की पॉलिसी में ऐसा शामिल नहीं है, तो इसलिए चाइना के लिए मुश्किल होता है कि स्टेक होल्डर से बात करे। ठीक। ये
और मेरा ख्याल है यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही है। कामरान चौधरी साहब, क्या आप कह रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह की जो है वो सपोर्ट नहीं है या अभी तक नहीं थी, जिसकी वजह से गालबन उसके सिंध की निजामती तहरीकों के उभार में उतना नुमाया जो है वो देखने में नहीं आया। तो आप समझते हैं कि अगर अमेरिकन बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल को लेके चाइना को निकालने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए वहां के स्टेक होल्डर से बात कर सकते हैं, तो क्या ये सिंध में इसको रिपीट किया जा सकता है? यानी कि सिंध में जो निजामती तहरीक चल रही है पाकिस्तान से आजादी की, और जो पाकिस्तान लूटमार कर रहा है या पंजाब कर रहा है, उससे निजात हासिल करने के लिए, अपनी तहरीक को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए, सिंधु देश को आजाद करने के लिए, क्या ये ऑप्शन है कि अमेरिकन के साथ बात की जाए? क्योंकि फिर बलूचिस्तान और सिंध की पूरी पट्टी जो है उसमें अमेरिकन कोशिश कर सकते हैं कि वो आप लोगों की मदद करें। जी बिल्कुल। हमारे वहाँ एक कहावत है पुरानी कौमी तहरीक की, कि अगर सिंधु देश की आज़ादी में हमें शैतान भी मदद करेगा तो हम खुदा के खिलाफ खड़े होंगे। तो द थिंग इज़ दैट के अगर कोई भी आलमी ताकत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो या इंडिया हो, स्ट्रेटेजिक तरीके से हमारी मदद करता है या बलूचिस्तान की मदद करता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत होगी और एक बहुत बड़ी उम्मीद होगी। जबकि चाइना से पाकिस्तान ने पहले बहुत सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं, और चाइना ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की हुई है। जैसे बलूचिस्तान में तो नंबर्स आपके पास होंगे, लेकिन सिंध का जो थल कोल है, जो एशिया का सबसे बड़ा एक थल का कोयल का रिजर्व है, जो और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिजर्व है, जो और उसके बाद जो थर के रेगिस्तान की जो रेत है, और उसके बाद जो विंड पावर पे चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो और पोर्ट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो रोड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, आई डोंट थिंक सो कि ये एग्रीमेंट टेबल टास्क के ऊपर चाइना उन सब से विथड्रॉ करेगा और जो है वो यूएस आ जाएगा और उनके टेबल टास्क होंगे और वो विथड्रॉ करेगा और वो संभालेगा। इफ दे आर कमिंग, इफ अगर यूएस आएगा तो ज़रूर कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, एक ज़रूर जो है वो एक तज़ाद पैदा होगा, और वो तज़ाद ऐसे दुनिया में मैंने आपको बताया कभी भी दो हाथी आपस में लड़ते हुए या कोई भी बड़ी रियासतें लड़ती हैं, तो जो छोटी रियासतें होती हैं, जो इनकलाबी जद्दोजहदें चलती हैं, जो गोरिल्ला वार चलती हैं, तो उनको तो आपकी आवाज कटना शुरू हो गई है। अच्छा, मैं समर तूर साहब से मेरा एक सवाल है, बल्कि मेरा सवाल नहीं है, ये अशोक का सवाल है, और वो कह रहे हैं कि हाउ डू यू सी चाइना रिस्पॉन्ड टू यूएस being given access to minerals? Isn't this in conflict with their investment in Pakistan? तो देखिए, मैंने अभी इसका रिप्लाई मैंने टेक्स्ट में दिया अशोक का, कि डज नॉट डायरेक्टली हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइनाज इंटरेस्ट, क्योंकि चाइना का मैक्सिमम जो माइनिंग है वो अफगानिस्तान से चल रहा है। बट हाउएवर, China has warned all countries not to have independent trade deals with US, because end of the day जो trade deal US कर रहा है बाकी countries के साथ directly, उसका basically impact आने वाला है by China refusing to supply any item related to semiconductor or chip technology to USA. उसने अपने सारे रेयर आइटम्स पे आज बैन लगा दिया है, और परसों 2 बोइंग के जंबो जेट्स फ्लाई करके चाइना पहुंच चुके थे डिलीवरी के लिए, पर चाइना ने वो 2 बोइंग्स को वापस भिजवा दिया यूएस से।
तो आप देखें कि इट इज एक्चुअल वॉर फुटिंग के तौर पे है ये इकोनॉमिकल वॉर्स, जिस तरीके से एक दूसरे का रॉ मटेरियल सामान नकारा जा रहा है, डिसोन किया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट अमेरिकन इकोनॉमी विल क्रैश। व्हाई? एक तो ब्रिक्स को दबाने के लिए ट्रंप ने बहुत प्रेशर डाला रशिया कि हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, डी डॉलराइजेशन हमें करना पड़ेगा क्योंकि डॉलर इतना जबरदस्ती के तौर पे स्ट्रांग हुआ पड़ा है कि चाहे इंडिया जितना मर्जी प्रोग्रेस कर ले, उसका 82 रुपीज विल इज इक्वल टू $1। ये रेट इतने सालों से चलता आ रहा है कि इंडियंस को खुद नहीं समझ आ रहा कि भाई हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गए, पर इनके डॉलर कहीं टच से मस नहीं हुआ। सो दैट इज द रीजन हमने जो टैरिफ हाई करके रखे थे कि हमारा इससे ज्यादा अगर पैसा कमजोर हो गया तो फिर ट्रेड करने का मतलब ही नहीं रहा। तो देखिए सर, आने वाले टाइम में इट विल बी फूलिश टू इन्वेस्ट इन डॉलर्स। इट इज वाइज कि जौन सी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आप उन कंट्रीज की शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स में अगर इंटरेस्ट दिखाएं तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन, मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड अ पॉजिटिव ऑप्शन। क्योंकि देखें, अमेरिका के पास आज की तारीख में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, उनकी लेबर का सारा काम खत्म हो चुका है। इसलिए इन्होंने क्या किया, दे पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। अमेरिका प्रॉफिट के ग्रीड के चक्कर में कि मुझे सस्ता लेबर और सस्ता सामान मिल रहा है, जिसका मैं कम से कम 52% प्रॉफिट कमाऊंगा इनसे लेबर करवा के। आज की तारीख में ये नौबत आ गई है कि सारी की सारी इंडस्ट्री आज की तारीख में चाइना के पास जा चुकी है। अमेरिका रोता रहता है कि हमारी टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, आईपी वगैरह चाइना ने किया है, वो तो करेगा ही, क्योंकि आपने सारी की सारी A to Z अपनी इंडस्ट्री का सुई से लेके हवाई जहाज बनाने के साधन, कॉन्ट्रैक्ट, सीने, टेक्नोलॉजी, ब्लूप्रिंट, डिजाइन, सब कुछ तो चाइना को दे दिया कि भैया तुम ये बना के तैयार करो। अब आज की तारीख में उसे पता है कि अगर अमेरिका को सुई भी चाहिए तो इनके पास आएगा। मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपियां और शर्ट्स पे मेड इन चाइना के टैग लगे हैं, तो इससे ज्यादा तो क्या ही बोलूं। सही बात, सही बात तो है। अमेरिका हैज डग इट्स ओन ग्रेव कि वो ये नौबत पे आ गया है कि अब पाकिस्तान भी हड्डी फेंक रहा है ना कि हमारे रेयर एलिमेंट और ये माइनिंग के लिए आ जाओ, तो वो उसके लिए भी आ चुका है, इतना नंगा हो चुका है कि इट हैज नो चॉइस लेफ्ट। तो सर देखिए, इट विल बिकम अगली। जिस तरीके से कुछ अटैक्स जब होंगे अमेरिकन पे वाइल दे आर माइनिंग इन बलूचिस्तान, तो उन्हें क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा कि ये अफगानिस्तान 2.0 रिपीट होगा। 3.0, 1.0 तो रशियंस के खिलाफ इन्होंने उंगली करके की थी, दूसरा ये खुद शिकार हुए थे, अब तीसरा पाकिस्तान ने हड्डी फेंक दी कोल माइनिंग की, तो ये वहां पे तो ये अफगानिस्तान 3.0 के तौर पे होगा, जो डिबैकल या फिर जो हारेगी अमेरिकन की। तो अब अमेरिका को ये मन में बेसिकली क्लियर है कि इंडियंस, ईरानियंस एंड रशियंस आर ऑन वन साइड, एंड हम इस हक में ईरान के कि ईरान का बेशक इजराइल के साथ प्रॉब्लम है, बट it is not involved in unrest in Asia. It is providing us the means of energy. ठीक है सर, और उसका कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी नहीं है, ना पाकिस्तान के खिलाफ है, ना हिंदुस्तान के खिलाफ है, ना साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी नेशन के खिलाफ है ईरान का एटीट्यूड। दे आर ठीक है, तो अगर मैं आपकी बात मान लूं, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान और ईरान दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है कि बलोच इंसर्जेंसी को खत्म किया जाए, इसे कुचला जाए। और अगर ऐसा है, ये नहीं, क्यों नहीं है, बलूचिस्तान में बलोच लड़ रहे हैं। अरे सर, आप देखें ना, जिस दिन अभी अमेरिकन ने जैसे पांव रख लिया है
ईरान की गले की सबसे बड़ी हड्डी अमेरिकन है और पाकिस्तान ने ही दावत दी है इनको कि आप आए। तो मुझे इतना लगता है कि आने वाले समय में ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। बलूचिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत प्रेशर डाला हुआ है ईरान पे कि आप प्लीज कुछ गलत ना करें इनके साथ, आप इनको हेल्प करें। ठीक है, इसलिए वन ऑफ द मेजर रीजंस इज ईरान इज होल्डिंग बैक। बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मीज हैं वो बल्कि ईरान वाली साइड पे जाके रेस्ट रिकूप रीऑर्गेनाइज होके फिर वापस अंदर आ रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जाने के लिए रास्ता बहुत ही ट्रेचरस है और लंबी जर्नी है अफगानिस्तान वाली साइड। तो ईरान वाली साइड इज अ शॉर्ट एंड अ मोर सेंसिबल रूट। तो देखिए सर, आने वाले समय में ईरान इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल, बिकॉज ईरान बिल्कुल नहीं चाहेगा अमेरिकन की प्रेजेंस। तो बलूचिस्तान मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है ईरान से, नंबर एक। नंबर दो, अमेरिकन की प्रेजेंस का फायदा उठाने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन ग्रुप्स should start talking to the Chinese for Chinese support, and China will happily provide them support। पर चाइना ये भी एक चीज मनवाएगा कि भाई सीपैक हमें बनाने दो, अमेरिकन को हम खदेड़ देंगे या वी विल कीप द अमेरिकन एट बे। तो देखें, अब इट इज गोइंग टू बिकम अ बिजनेस डील फॉर ऑल पार्टीज कि बलूचिस्तान को भी ऑटोनॉमस रीजन चाहिए, तो उस पे भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उसे एक ऑटोनॉमस रीजन घोषित कर दिया जाए। इट विल बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट इट विल बी ऑटोनॉमस, मतलब कि पीओजेके की तरह बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट होगी, बट दे विल बी कनेक्टेड विद इस्लामाबाद। तो देखें दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, यस बिकॉज मतलब है ये तो मैं काफी अरसे से इस बात पे बात करता था इस हवाले से कि चाइनीज जो है वो क्यों नहीं बलोच इंसर्जेंट ग्रुप से बात करके मामला को तय कर लेते, और उन्होंने नहीं किया और पाकिस्तान ने शायद उनको धोखे में रखा कि नहीं नहीं ये अंडर कंट्रोल है, आप टेंशन ना लें, पैसे देते रहे, सी पैक बनेगा, लेकिन वो नहीं बन रहा। और अगर अब माइंस के हवाले से अमेरिकन वहां आ रहे हैं और साथ उनका जो प्लान बी वो सैबोटाज है सी पैक को, तो यहां तो बड़ा खून खराबा होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ग्रुप्स जो अमेरिकन के साथ डील कर लें, कुछ चाइना के साथ डील कर लें, और तो यहाँ आपस में इनकी लड़ाई शुरू हो जाए। यहाँ तो बहुत घमसान होने वाला है फिर, अगर मैं आपकी बात को लेके चलूं। सर देखें, इसमें बहुत ही गंदी खिचड़ी बनने वाली है एंड इसमें सबसे अपर हैंड होगा तालिबान का। अगर तालिबान सिंसियरली पीस एफर्ट्स चाहता है, पीस चाहता है रीजन में, तो तालिबान फिर अपने प्रस्ताव रखेगा अमेरिकन के सामने टेबल पे कि भाई देखें, आपको हम पहले ही खदेड़ चुके हैं, नंबर एक, आपको बागराम बेस हमने दे दिया है, तो आप देखें, आप बलूचिस्तान की सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान इज एक्टिंग फनी इन बलूचिस्तान एंड ऑन द डूरंट लाइन। चले पूछते हैं ये सवाल बशीर साहब से। बशीर भाई, आपने सारी बात सुनी है, तो क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है बलूचिस्तान में, क्योंकि उसके असरात सिर्फ पे भी पड़ेंगे? इतनी गहराई से मैंने नहीं देखा जितनी गहराई से तूर साहब देख रहे हैं, और उनकी कई बातों में सदाकत भी नजर आती है कि ईरान जो है वो और पाकिस्तान का झगड़ा बड़ा सरहदी झड़पों में चेंज हो सकता है, ये एक है। और जहाँ तक चाइना के इसका ताल्लुक है, तो चाइना तो इस रीजन में मतलब अमेरिका के इंटरफेरेंस को रोकने के लिए उसने बहुत सारी वॉल्स बना रखी हैं और बनाया जा रहा है। जैसे हम उसमें चेस में खेलते हैं ना, शतरंज में, तो सबसे पहले शतरंज के खिलाड़ियों का काम ये होता है कि वो किले बनाता है, कि वो इधर कुछ आगे वो बढ़ा देता है,
मोरों को यानी प्यादों को जो होते हैं, और कुछ फिर वो उसके किले की या हाथी की पोजीशन चेंज कर रहा है। आखिर में फिर वो चलते-चलते किंग की पोजीशन चेंज करके क्वीन को लाते हैं उसकी जगह पे, ताकि कोई थ्रेट ना आए किंग को। तो इस तरह चाइना तो बिल्कुल वो चेस के खिलाड़ियों की तरह उसने वो किला बना रखा है। किले में जो आखिरी सिलसिला है वो सी पैक का है, जो वो चाहता है कि सी पैक अगर इधर बन जाए तो फिर ये वेस्ट की इंटरफेरेंस इस रास्ते से बहुत मुश्किल होगी, और ज्यादा रोल जो है वो चाइना का होगा सी पैक के बाद। तो अभी तक जो इस पूरे खेल में मुझे नजर आ रहा है वो चाइना की जीत नजर आ रही है, कि चाइना जहां इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तेजी से दुनिया में फैल गया, यानी अब अगर हम हज करें तो हम चाइना की बनी हुई जाय नमाज पे और चाइना की टोपी पहन के हज करते हैं। ये लम्हात भी आ गया अब यानी हर चीज जो है वो चाइना की, हत्ता कि अगर ट्रम्प भी जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है वो भी चाइना का है। तो इस तरीके से जो है वो चाइना की जहाँ इक्तिसादी तौर पे इकोनॉमिकली वो बहुत हावी हो गया दुनिया पे, और उसने बेल्ट एंड रोड के तहत रशिया तक के ट्रेन भी चला रहा है और पूरे उस इलाके को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर रहा है। तो ये सारे वो ऐसी दीवारें बना रहा है कि जिसके जरिए जो है उसके ऊपर हमला मुश्किल होता है। तो मुझे इस पूरे खेल में अगर वो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे किसी तरह घुसे तो जरा मुश्किल नजर आता है, और मैं समझता हूँ चाइना इसमें ठीक है। अभी भारी है। थैंक यू जी। हमारे साथ एक सिंधी कौम परस्त रहनुमा मंसूर हब साहब भी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आप जानते हैं गुफ्तगू तो सिंध के हवाले से हो रही थी, लेकिन वो फैलते फैलते बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से फैलते फैलते पता नहीं कहाँ से होते हुए अब हम वापस जो है वो आ गए हैं, सिंध पे आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे मंसूर भाई कि क्या इस बात का खतरा है कि फौज और पुलिस और रेंजर्स की जो हिचकिचाहट है सिंध के अंदर इस वक्त, गोली चलाने में हिचकिचाहट, क्रश करने में जो हिचकिचाहट है, इस हिचकिचाहट का एक बाई प्रोडक्ट ये भी हो सकता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को सिंधी मज़ामती तहरीक के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आईएसआईएस और दाइश और इस किस्म की जो तंजीमें उनको सिंध में इस्तेमाल किया जाए। जी सिंधु देश मेहरबानी अमजद साहब और दीगर मेहमान जो हैं उनको भी जी सिंधु देश और जी मजलूम अक़वाम। अब जैसा कि आपका जो सवाल है वो तो बेसिकली जो दहशतगर्दी या ऐसे अनासर जो जन्म लेते हैं इनसाइड द नेशंस, तो वहाँ से ही आग निकलती है, क्योंकि आग अगर घर में लगेगी तो बाहर पता लगेगा कि भाई घर में आग लगी है। तो बेसिकली सिंधी जो नेशन है, सिंधी जो लोग हैं, उनके बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे बाहर के अनासर कुछ आए। बीच में एक बम धमाका हुआ था सेवन सरकार की मज़ार पे, एक कोई हुआ था बम धमाका। ये पूरी हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, जो ये बम धमाकों की एक वसी हिस्ट्री है जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो है जगहों पे हुई है, जिसका शिकार बिलखुसूस जो है अपना केपी के हुआ है। और बाद केपी के थोड़ा बहुत जो असर जो है मुख्तलिफ तरीकों से, अब वो रियासत की अपनी पॉलिसीज़ के तहत या किसी बाहर मुल्क की इन्वॉल्वमेंट के तहत हुआ है, वो हुआ है अपना बलूचिस्तान में। सिंध में दूसरा हुआ था शिकारपुर के अंदर। उसके अलावा कोई भी ऐसी जो है ना ऐसा अंसर मौजूद ही नहीं है। सिंधी लोग अमन पसंद लोग हैं, हमेशा एक अदम तशद्दुद की पॉलिसी को आगे रख के उन्होंने हमेशा अपना जो बयानिया है उसको आगे रख के, अपने फलसफे, अपने जो है बयानिया को आगे रखते हुए अपनी जंग लड़ी है। हमने ये जंग कोई आजकल की नहीं है। जो पानी के ऊपर जो मसला अभी चल रहा है ये कोई आजकल का नहीं है। इसमें अगर पानी के ऊपर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो लोग अभी हिस्सा हैं इन तहरीकों का, इस मुकम्मल तहरीक का, अगर उनके ऊपर अगर कुछ भी होता है तो ये आग और भड़काने की तरफ एक जाएगा। अब कल परसों की बात है, लोकल जहाँ पे धरना लगा हुआ है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की, जो असिस्टेंट कमिश्नर है,
उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि भाई जिन्होंने धरना लगाया है उन लोगों को सिक्योरिटी फराहम करो। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये क्योंकि ये सिंधी लोगों को जानते हैं, सिंधी लोगों को जितना छेड़ा जाएगा उतना वो आगे निकल के उसका जवाब देंगे, क्योंकि हमारा ये कोई आजकल की बात नहीं है। हमारा एक बंदा शहीद हुआ था कराची में, जो कि वाइल्ड लाइफ के एक मुद्दे में शहीद हुआ था, एक वडेरे की तरफ से। तो वहां पे भी पूरी कराची बंद हो गई थी, पूरा सिंध बंद हो गया था। तो ये सिंधी लोग जो हैं वो मज़ाहमत के हवाले से जब इनको और जितना ये सप्रेस करेंगे ये और आगे बढ़ेंगे, ये इनको पता है, ये स्टेट भी जानती है, ये और इदारे भी जानते हैं। तो बेसिकली बाकी जो पानी का हमारा मसला है वो कोई आजकल का मसला है नहीं है। सिंध वाटर डिस्प्यूट जो है वो 1859 से अब अभी तक चला आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से ये चीज़ें जो है हमें जो है इस्तेसाल का शिकार किया जा रहा है। तो हम अभी तक फेस करते हुए आए हैं, और अभी तक माजी में मुख्तलिफ जो है सिंध की तरफ से लोग जो है लाहौर तक गए, लाहौर में जो कॉन्फ्रेंस हुई उनमें अपना जो है बयानिया रखा, अपनी बात रखी और अपना जो केस लड़ा। अब भी हम वही कर रहे हैं। अभी क्या है कि ये हम बातों से बात आगे निकल चुकी है। जब हम बात करते थे तो ये हमारी बातें नहीं सुनते थे। हमारे अहले इल्म, हमारे दानिश्वर लोग, बहुत से ऐसे लोग जैसे कि रसूल बख्श पली जो जिनकी एक बुक भी है सिंध पंजाब वाटर डिस्प्यूट, उसमें पूरी ये डिफाइन किया गया है कि ये आखिर मसला है क्या। तो उस वक्त उनकी भी बात नहीं सुनी गई। उनके बाद साईं GM सैयद के ये पोते ज़ैन शाह साहब ये जाके वहाँ पे इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की इन्होंने बताया ये तहरीक कोई ऐसे 1-2 दिन की तहरीक नहीं है, इनको 3-4 महीने से ये चल रहा है काम। और आहिस्ता 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 आग लगते लगते यहाँ तक पहुंची है कि पंजाब का हर एक रास्ता हमने बंद कर दिया है सिंधी लोगों ने। सो सिंध में बेसिकली ये मज़ाहमत की जो जुर्रत की ये जो तारीख है ना, ये पुरानी है। आप सिंध की तारीख अगर उठा के देख लें तो सिंध में लोग हमलावर तो हुए हैं, बाहर के लोग आए हैं, उन्होंने हमले किए हैं, तो अभी तक कोई भी उनका वजूद मौजूद नहीं है। अभी भी सिंध मौजूद है, सिंधु देश मौजूद है, वैसी उसी हालत में उसकी अपनी जदीद ज्योग्राफी है और उसी की तहत हम चलते आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड पे हो जाए, सेंटर में हो जाएंगे फिर आप। अच्छा, हमने दावत दी है MQM मुत्तहिदा अल्ताफ सैन साहब की पार्टी से भी हमने दावत दी है। उनको हमने मैसेज भेजा था कि आप अपना नुमाइंदा भेजें हमारे शो में, ताकि सिंध के मसले पर बात हो रही है तो उनका मौकफ जो है वो भी हम जानना चाहते हैं। और उनकी तरफ से जो हमें मैसेज आया है उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने वो उनकी तरफ से MQM बरतानिया के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर सुहेल खानदादा जो है वो हमें किसी वेले में ज्वाइन कर सकते हैं। तो कामरान जतोई साहब का कैमरा ऑफ जा रहा है, अब पता नहीं वो हमारे साथ हैं कि नहीं है। नहीं, हमारे साथ ही हैं, उनको फिर जोड़ लेते हैं एक दफा। और आपने सुनी बात, अच्छा मंसूर साहब की आपने बात सुनी, तो ये कह रहे हैं कि जी सिंध का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे इस्लामी दहशतगर्दी या बुनियाद परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। ये बातें जो भाई कर रहे हैं ये पंजाब में भी बहुत बाएं बाजू के लोग कहते थे कि जी पंजाब का कल्चर ऐसा है, बुल्ले शाह का कल्चर है वगैरह वगैरह, और यहाँ पे जो है वो इस्लामी बुनियाद परस्ती जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मैं ये बात मानता हूं कि समाजी रवायात को अगर देखा जाए तो बुनियाद परस्ती जो है उसका ताल्लुक हमारी सकाफत से नहीं है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये आइसोलेटेड ग्रुप्स होते हैं, यानी लोगों को अलग किया जाता है समाज से। उनको मदरसों में या इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स में अलग काट के रख के ट्रेन किया जाता है और फिर इनको उतारा जाता है सोसाइटी में, समाज में। हमने देखा खुद कि किस तरह पंजाब में तबलीगी जमात वाले जो है वो कहते थे सिर्फ जी 3 दिन आपके चाहिए, बस 3 दिन चाहिए, और कोई उनका ऐसा दहशतगर्दी का प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने वो ग्राउंड बनाई, वो जमीन तैयार की जिस जमीन की बुनियाद पे रायविंड के इजलास हुए और जिस की बुनियाद पे फिर हम देखते हैं कि पूरा पंजाब जो है और KPK वहां पे इस्लामी फंडामेंटलिज्म की आड़ में जो है वो दहशतगर्दी फैलना शुरू हुई।
तो इस हवाले से मैं इसके ऊपर मजीद बात करना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है, ये साजिश करता है पंजाब सिंध के खिलाफ, तो जतोई साहब इसको काउंटर कैसे करेगा सिंध? अ, मैं सबसे पहले मंसूर अब साहब को जिए देश कहूँगा। मंसूर अब साहब, जिए सिंध, जी आप मौजूद? सलाम। और आपके सवाल को मैंने सुना है सर। असल में पंजाबी जो लेफ्ट बाजू के लोग हैं वो भी लाहौरी प्रोडक्ट होते हैं कि आप जो है वो जैसे एक 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 हाथ से एक हाथ से हमारे वहाँ वडेरे होते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं कि बड़ा भाई हारी को, जो किसान होता है, उसको दामान करता है, उसको चंबा लगाता है, थप्पड़ लगाता है, फिर छोटा भाई शाम को उसके घर जाता है और उसके ऊपर हाथ फेरता है। तो जो पंजाबी लोग हैं वो बेसिकली बुनियाद परस्त हैं, वो चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, या वो चाहे मिडल के लोग हों। ये मफाद परस्त लोग हैं। इनका जब मफाद हुआ था मुगल के साथ, तो ये सिख बन गए थे। उसके बाद जब इनका मफाद पड़ा था जो है वो अंग्रेज़ों के साथ, तो ये अहमदी बन गए। अब जब इनका मफाद है कि इनको सिंध और बलूचिस्तान और जो है वो उसके वसाइल चाहिए, केपीके के वसाइल चाहिए, तो ये कट्टर मुसलमान बन गए हैं। और अब इनको फ़लस्तीन का भी दर्द होता है, और अब इनको जो है वो तालिबान अफ़गानिस्तान का भी दर्द होता है, क्योंकि इनको पता है कि ये वाहिद चीज़ है, ये वाहिद इस्लामिज़्म जो एक्सट्रीमिज़्म है, ये वाहिद चीज़ है जिनको हाथ में रख के हम जो है जिसके हथियार के ज़ोर पे हम जो है वो मादनी वसाइल जो हैं, वो समुंदर जो है वो हम छीन सकते हैं और अपनी सुपरमेसी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी सुपरमेसी को हम रख सकते हैं। तो लेकिन जो सिंध है, इट्स वेरी डिफरेंट देन दीज काइंड ऑफ पीपल। सिंध का चाहे मुल्ला हो, मजहबी मुल्ला हो, सिंध का चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, कम्युनिस्ट हो, जो कंस्ट्रक्शन की जाए, तो जो सिंध का खमीर है, जो सिंध का जहन है, उसमें ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकती। पंजाब ने बहुत सारे हमारे पास लोग आते थे, 30-30, 40-40 लोग तबलीग करने आते थे। तो हमारे गांव में उनको उताक में जगह नहीं मिलती थी रहने के लिए। हम बड़े मेहमान नवाज हैं, हम इतने मेहमान नवाज हैं कि जो है वो जब राजा डेर के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था और मोहम्मद बिन कासिम के घोड़े मर रहे थे उसके, तो हमने अपने दुश्मन को भी खाना खिलाया था। तो लेकिन जब ये तबलीगी मुला आते हैं तो हम उन्हें जगह भी नहीं देते, मस्जिद में उन्हें अंदर भी नहीं होने देते, बिकॉज ये लोग जो है वो हैं। जो आपने काउंटर का कहा कि सिंध काउंटर कैसे करेगा, या अगर अच्छा ये आईएस दाइश या कोई मजहबी अगर जो तंजीम है या जो मजहबी फोर्सेस हैं, ये बाहर से अगर आकर हमला करें हमारे ऊपर, सिंध के ऊपर, जैसे कि ये अफगानिस्तान के रास्ते से आएँ या बलूचिस्तान के रास्ते से आएँ और लश्करों की सूरत में आएँ, उसके हमारे ऊपर हमला करें, तो हम इतनी सलाहियत रखते हैं कि हम उसको डिफेंस कर सकें। और बाकी अगर ये पंजाब सिंध के अंदर कोई किसी और चीज़ के साथ ये डिप्लॉय करने की कोशिश करता है या जो है वो आने की, तो वो बहुत उन्होंने कोशिश की है और उन्होंने अपने करोड़ों रुपए उसके ऊपर ज़ाया भी किए हैं, और वो बार-बार इन चीज़ों से जो है वो नाकाम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़हनों में जो जेएम सैयद, जो रसूल बख्श फरीद, और जो हमारे जनरल शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो ने जो हमारे ऊपर काम किया हुआ है अपनी शायरी से, अपने इल्म से, तो ये जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं कि हिंदू आपके दुश्मन हैं, वो जब हम घर आते थे तो अब्बा बोलता था ये झूठ लिखा हुआ है। हमारे उस्ताद हमें बोलते थे कि जो भी मज़हबी चीज़ लिखी होती थी वो बोलते थे बेटा जो हम पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ़ आपको हम एग्ज़ाम पास कराने के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको अगले जो है वो उसमें पीरियड में क्लास में बताएँगे कि असल हकीकत क्या है, ये हकीकत नहीं जो पढ़ा रहे हैं। तो वो हमें असल हकीकत अगली क्लास में बताते थे।
तो द थिंग इज दैट के उस्ताद से लेकर पेरेंट्स तक हमें पढ़ाते थे स्कूलों में कि आपका मोहम्मद बिन कासिम हीरो है, घर आते थे तो अब्बा बोलता था राजा डेयर हीरो है, आप इसको छोड़ दें, बस आप सिर्फ उसमें पेपर में आप ये लिख के आए। द थिंग इज दैट के ये हमारे तुखम में भी वो नहीं है, ये हमारे कल्चर में भी नहीं है एक्सट्रीमिज्म। सो ये इसमें कभी भी ये कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे मंसूर भाई? जी बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ कामरान भाई की बात से, और कामरान ने बहुत अच्छा मौक़िफ़ रखा। असल में अगर ये समझते हैं कि अगर बाहर से कोई हमला होगा और हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसएन वालों ने हमेशा हर दौर में जो है वफाक की पार्टियों से भी उनके जो है स्टूडेंट लड़के जो है उनके होते रहते हैं, और अगर ये बड़े लेवल पे अगर ये चाहते हैं कि कोई ऐसा दंगल हो तो ये लोग मारना शुरू करें, फिर लोग इनको खुद बताएंगे कि सिंधी लोग हैं क्या, और उनमें जो ये जो मुसल्ला और जिस टाइप की ये डिमांड रखेंगे वो उनका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंध अमन परस्त है, सिंध चाहता है। बेसिकली हमारा जीएम सैयद साहब का जो मौक़िफ़ है, तो साईं जीएम साहब का सिंपल कहना है कि भाई हम चाहते हैं कि हमें अमन दो और हम दुनिया के लिए अमन के ख्वाह हैं। अगर हमारी ख्वाहिश का एहतराम किया जाए, हम चाहते हैं कि पंजाबी भी जाके अपनी इज्जत की ज़िंदगी जिए, पर लोअर पंजाब के साथ पंजाबियों ने क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ केपीके और अपना बलोचिस्तान और सिंध के साथ नहीं है, इसके साथ-साथ इन कैनालों की मुखालफत जो है वो लोअर पंजाब वाले भी कर रहे हैं, जहाँ पे ये कैनाल बनने जा रहे हैं। सो उनकी भी तो यही हालत है, उनको खाने के लिए नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग उनके मज़दूर हैं। सो उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, कोई भी मुल्तान की हालत देख लीजिए, आज उनसे दीगर जो भी इलाके हैं, रहीम यार की हालत देख लीजिए, ये यहाँ पे वही माहौल है जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है सदियों से। बाकी इसके हवाले से अगर सिंध का कल्चर है, तो सिंधी बंदा कोई भी ऐसा कोई भी एक्ट करे कि भाई क्रिएट करे, एक दहशतगर्दी का आंसर क्रिएट करे, ऐसा कोई भी सिंधी बंदा नहीं है। मौलवी हमारे शिया सुन्नी जो ये मामलात होते हैं, ये केपीके में होते हैं, पंजाब में होते हैं, ये लड़ते झगड़ते हैं। हमारे तो लड़के भी अगर शिया सुन्नी अगर एक दूसरे को लड़ते झगड़ते हैं, तो वो भी ज़बान के थ्रू लड़ते हैं। वो बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, तारीख पे बात करते हैं, वो संजीदा गुफ्तगू होती है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के गले पड़ जाएं। हम पहले सिंधी हैं, उसके बाद मुसलमान हैं। 5000 साल ये जो सिर्फ लिखत में हमारी ये है कि हालांकि इस पे कोई भी तहकीक नहीं हुई, अगर प्रॉपर तहकीक हो जाए तो हमें पता लगे कि हमारी तहजीब कितनी पुरानी है। हम पहले सिंधी हैं, उसके बाद मुसलमान हैं। अगर मैं मुसलमान हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस्लाम जो है अमन का दीन है, तो हमें अमन पहले से ही हमारे कल्चर में अमन है, वो इस्लाम आने से और हम मजबूत हो गए, हमें कोई उसका मसला नहीं है। बाकी रही बात ये कि जो दीगर अनासर हैं जो बाहर से आते हैं, अगर उनको शौक है तो भले आ जाएं और देख लेंगे सिंध का जो सिंधी मानू जो है, सिंधी जो लोग हैं, वो उनको कैसा जवाब देते हैं। उनको खाना भी खिलाएंगे अगर वो पकड़े गए। अगर जंग होती है तो लाजमन जहाँ पे हमें मारा जाएगा तो हमारे लोग भी उसका रिएक्शन देंगे, और ये रिएक्शन तो अभी जो धरनों में तो ये चलता रहता है। पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करती है, हमला करती है। पुलिस को जीएसएन के जो है कारकुनान उसका भरपूर जवाब भी देते हैं। वो रोडों से उठते तो नहीं है, वो जवाब तो नहीं देते, उनको धमकाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, मगर उनको पता है कि हमारा नजरिया क्या है, हम चाहते क्या है, हमारी कौम के लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानकार चीज है। ये सब चीजें मद्देनजर रख के हम जो है फैसले करते हैं। और एक नजरियाती जमात है जीएसएन जो 1972 से ये चला आ रहा है सिलसिला, तो पूरी सिंध में एक एक घर में ये लाल झंडे का वो तस्वर मौजूद है। हर एक बंदे को पता है कि जी सिंध क्या है, हमारा अमन के साथ ताल्लुक है, हम कौन सा पैगाम देना चाहते हैं वो भी हमें पता है। हर कारकुन, हर एक बंदा, हर एक सिंधी जो है अमन परस्त है। ऐसा कोई मामला जिससे दहशतगर्दी के अनासर उनको पावरफुल बने, ऐसा कोई सिंधियों में कोई भी चीज मौजूद नहीं है। मेहरबानी मुझे साहब। ठीक है, आखिरी सवाल, अगर जोतोई साहब पाकिस्तानी सरकार ये नोटिफिकेशन वापस ले लेती है और कहती है कि ये कनाल्स अब नहीं बनेंगी, तो फिर ये जो तहरीक उठी है ये क्या ये तितर बितर हो जाएगी या ये आगे जाएगी आजादी के रुख पर?
जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अ, ये तहरीक एक कड़ी है, एक छोटी-सी कड़ी है और एक कहावत है कि जो रूम है वो एक दिन में नहीं बना था, तो तहरीकें सालों तक चलती हैं। तो लेकिन जो हमारे एक्चुअल मकासद हैं इस तहरीक को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मुंतकिली है कि हमने अपने नस्लों में ये बात जो गैप डाला था रियासत ने अपने मशीनरी के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए, तो वो गैप हमने फिर से फ़िल कर दिया है कि हमने अपने आने वाले नस्लों को बताया है, नौजवानों को बताया है, उनको समझाया है कि भाई हमारा जो हकीकी दुश्मन है, जो हमसे नफ़रत करता है, जो हमें दुनिया के ऊपर बैनुल-अक़वामी स्पेस नहीं दे रहा, जो हमें स्पोर्ट्स में स्पेस नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हमारे पास गुर्बत है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे बिज़नेसमैन को दुनिया में स्पेस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, वो जो है वो पंजाबी साम्राज्य है, वो पंजाब है। ये बात की मुंतकिली करने में हम बड़ी हद तक कामयाब गए हैं। तो और जो लोग जिनको नहीं पता था कि असल झगड़ा क्या है, जब मैंने आपको बताया जब रोड ब्लॉक हुए हैं तो ये पूरा हाईवे ये शहरग है पूरे मुल्क की, जो हाईवे ब्लॉक है इस वक़्त पिछले 3 दिनों से। इस हाईवे के ऊपर पंजाब पलता है कि जो है वो ये हाईवे बंद हो जाए तो वो उनकी 3 दिन से उनकी चीखें चल रही हैं। तो जब ये हाईवे बंद हुआ है तो सिंधी आम लोगों को ये पता चला है कि भई असल जो इनको पालने वाले हैं वो हम हैं और इनके पास हमारे पास क्या-क्या चीज़ मौजूद है, जैसे कोयले का पता चला है, जैसे पेट्रोल का पता चला है, जैसे गैस का, ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। फिर वो जब उनको अपनी गुर्बत से अपनी उनसे कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके अंदर में क्वेश्चन सवाल सवाल पैदा हो रहे हैं। तो ये सवाल मैंने आपको बताया कि ये सवाल स्लोली एंड ग्रेजुअली उस तरफ ये ज़रूर जा रहे हैं, जिस तरफ जिसका ख्वाब, जिसकी 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 जिस जो मकासद है हमारा और जो हमारा एम है, तो उस तरफ ये सवाल और ये डिस्कशंस ज़रूर जा रही हैं। तो थिंग्स आर सम फ्यू थिंग्स आर इन पाइपलाइन्स, जैसे कि आपने डिस्कस हुई कि यूएस आ रही है या जो है वो चाइना और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई बैनुल-अक़वामी सियासी जो है रुख चेंज हो जाते हैं, कुछ जो है वो बैनुल-अक़वामी मफ़ादात पॉलिसियाँ चेंज हो जाती हैं, मफ़ादात चेंज होते हैं और उनके अगर फ़ायदे और उनके अगर हैंड्स और उनकी अगर नज़रें हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर कंबाइन करने में, फिर इस तहरीक को प्रेशराइज़ करने में ये हम बिल्कुल भी वापस नहीं हटेंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे 2 मुतालबे हैं, एक पानी का मुतालबा है कि 6 कैनाल रद्द करें और दूसरा जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का मुतालबा है। अब पानी वाला मुतालबा तो ये इनको ख़त्म करना ही करना है, ये करेंगे भी सही क्योंकि इनको बहुत बड़ा अवामी भी प्रेशर है और दूसरे सूबों से भी प्रेशर है। लेकिन उसके अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम के ऊपर जो इन्होंने सिंध की बहुत ज़मीन, वहाँ के आबाई जो कामोरे हैं, जो ब्रोकरेट्स हैं, बंदूक के ज़ोर के ऊपर फ़ौजियों ने वो ज़मीन अपने नाम पे लिखवाई हैं, सिंध की बहुत सारी ज़मीन। तो उस कॉर्पोरेट फार्मिंग को रद्द करने का भी इस तहरीक में मुतालबा रखा गया है। लेकिन रियासत और फ़ौज उस कॉर्पोरेट फार्मिंग वाले मुतालबे से कभी भी वापस नहीं हटेगी, उस हटदड़ी से कभी भी वापस नहीं हटेगी। तो उसके जो असरात हैं, वो हमारी तहरीक के फ़ेवर में ज़रूर जाएँगे और लोगों का जो गुस्सा है, वो ज़रूर जो है वो उसके ऊपर जो है वो अच्छे नताइज के ऊपर जाएगा। बहुत शुक्रिया। फाइनल कमेंट्स मंसूर भाई आपसे, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप इस मूवमेंट को जिसने 4 दिन से पूरे पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल कर दिया? जैसा कि अमजद मिर्ज़ा साहब आप भी जानते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये एक तहरीक है जो एक मकासद के लिए उसके हुसूल के लिए ये स्टार्ट की गई थी। तो अभी ये नोटिफिकेशन तो वापस चला जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पंजाब सिंध के बगैर सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उनके पास वो लैंड लॉक है,
उसके बाद समंदर ही नहीं है अपना, दुनिया से कैसे करेगा वो? तो अफगानिस्तान के साथ उसके जो मसले चल रहे हैं, तो ये इधर से इंडिया उधर से अफगानिस्तान, ये पूरे मामला लैंडलॉक है। किसी भी तरह से वो कोई भी चीज अपनी बाहर नहीं भेज सकता और वापस नहीं ले आ सकता सिवाय इस कराची पोर्ट के। और बलूचिस्तान के हालात से आप वाकिफ हैं, तो वहां पे तो चांस ही नहीं है कोई। बाकी तहरीक जो सिंधु देश की तहरीक है, उसका मामला एक अलग मामला है। ये अगर वापस लिया भी जा सकता है, तो ये जो इतने सालों से हर सिंधी के घर में लाल झंडे का जो असर है, जो जीएम सेठ के ख्यालात का, उन चीजों का, अब बच्चा बच्चा कहता है जी सिंध, वो चीज कैसे छीनेंगे? वो नहीं छीन सकते। बाकी आगे चल के ये जो है तहरीक एक कड़ी है, जैसे कि अपना कामरान साहब ने कहा, तो ये कड़ी है, ये आहिस्ता चल चल के आगे ये लाजमन कुछ न कुछ नताइज देगी। और दूसरी बात, ये कारपोरेट फार्मिंग और ये पूरा सिलसिला जो ये कर रहे हैं, तो इनकी जो लालच और इनके जो मकासद हैं, जो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड्स और दीगर जो मामलात हैं इनके, ये उनसे कभी पीछे हट ही नहीं सकते। जिस इंसान के, जीएम सेठ ने कहा है कि जिस इंसान के अंदर में लालच पैदा हो जाए, तो उसकी बेईमानी की कोई हद नहीं होती, वो आगे से आगे चला जाता है। तो ये आगे से आगे जा रहे हैं ना। इनके पास क्या कुछ नहीं है, दुनिया भर में इनकी मिल्कियतें हैं, दुनिया भर में इनकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बावजूद सिंध जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पे कब्जा करके उन लोगों को जो है दरपदर करके, तो ये कब तक करेंगे? इनका हमारे माउंटेन्स से लेकर, हमारे कोल माइन से लेकर, हमारी जमीनों में छुपी हुई मैदनियात में इनकी आंखें हैं। तो ये जैसे जैसे आंख उठाएंगे, वैसे वैसे नई नई तहरीकें निकलेंगी वहां से। जैसे कि बीच में कारुंजर जो हमारा माउंटेन है, उसको तोड़ने की इन्होंने कोशिश की, उसका नतीजा निकला पूरी सिंध में उसके खिलाफ जो है एहतजाज हुए। वो एक बात, एक हद तक वो बात इन्होंने खामोश हो गए। तो ऐसे चीजें मुख्तलिफ तरीकों से जहां पे हाथ डालेंगे सिंध की धरती में, जहां जहां वसाइल हैं, जहां जहां हाथ डालेंगे, वहां वहां तहरीक उठेगी, वहां वहां लोग निकलेंगे। और ये बाज नहीं आएंगे इन चीजों से। और हम जो है, हम इश्क से बाज नहीं आएंगे, अपनी धरती के इश्क से हम बाज नहीं आएंगे। और ये इस चीज से बाज नहीं आएंगे क्योंकि इनके पेट बहुत बड़े हैं और इनके पेट हम भर नहीं सकते। तो ये अपनी लालच के लिए कोशिश करेंगे, हम अपने देश के लिए, अपनी इश्क के लिए कोशिश करेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि एक बड़ा कन्फ्लिक्ट होगा, एक बड़ा जो है मेला होगा इनके और हमारे बीच में। तो उसी दिन का इंतजार है, उसके नतीजे जो है वो दुनिया देखेगी। बाकी यूएस, चाइना और इनके जो मामलात हैं, ये हमारे यहाँ सिंधी में एक कहावत है कि जब वडेरे लड़ते हैं तो हारी सुकून में होते हैं, यानी किसान सुकून में होता है। तो ये वडेरे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान अगर पूरा देखें, उसकी मूवमेंट देखें, तो जब ये ब्रिटिश एम्पायर जो उसके टूटने के पीछे, जहाँ हिंदुस्तान की पूरी जो आज़ादी के पीछे सिवाय चंद कुर्बानियों के, भगत सिंह और दीगर साथियों के, उनके अलावा बाकी कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, उनकी झोली में ये चीज रखी गई थी कि भाई ये लो, कैबिनेट मिशन पढ़ें, उससे पूरी हिस्ट्री पढ़ें। ये अपना कायदे आजम की जो गुफ्तगू है इनके बीच में, सिंध गालाय थी, साईं जीएम सेठ का जो किताब है, पूरी एक तारीख है, उसका अदालती बयान है। अदालती बयान के एक एक मतलब दिन का हिसाब उसमें लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये पाकिस्तान बना कैसे था वो तो आप जानते हैं। तो ऐसी तरह जब आलमी वडेरे जो एक दूसरे के सामने आएंगे, तो उसका भी हमें फायदा होगा, हमें कोई नुकसान नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि ये कैनाल बनाने जा रहे हैं, ये मसला होगा, ये होगा। मैंने उसको उसी दिन, पहले दिन कहा था जब ये तहरीक अभी शुरू हुई थी, तो मैंने उसको कहा था भाई ये कैनाल बनाएं, इसका नतीजा जो होगा सिंधु देश होगा, आप देखेंगे। और ये ठीक है, लोग रास्ते पे आ गए और ये वापस लेने के लिए तैयार है। ऐसे ये हरकतें करते रहेंगे, आगे देखेंगे कि इंशाल्लाह सिंधु देश भी बन जाएगा। बहुत शुक्रिया मंसूर हब जी, कामरान जुतोई साहब और बाकी तमाम दोस्त, बसीर साहब, नवीर हमारे साथ जुड़े थे, समरतू साहब जुड़े थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के शो में जुड़ने का, और देखने वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने देखा हमारा आज का लाइव शो और जिन्होंने सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं किया, उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ज्वाइन भी करेंगे। आपको सिंध के जो भी हालात हैं उससे मुतालिक जानकारियां हम देते रहेंगे। कल यूके टाइम 5 बजे हम फिर सिंध के हवाले से लाइव ब्रॉडकास्ट देंगे, जिसमें सिंध की खबरें और सिंध की जो अहवाल होंगे उस पर तबादला ख्याल हो। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।